रश्मि, जल्दी से नाश्ता लाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। रश्मि के पति विनोद ने रश्मि को आवाज लगाई। रश्मि जल्दी से नाश्ता लेकर अपने पति को दे ही रही थी, तभी सासू माँ ने कहा, बहू मेरी चाय कब दोगी? रश्मि ने कहा, अभी लाती हूँ माँ जी। रश्मि की सास को शुगर की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें बिना चीनी का चाय पीने को बोला था। रश्मि ने जल्दी से बिना चीनी की चाय बनाकर अपनी सासू माँ को पकड़ाया। चाय पीते ही सासू माँ ने चाय वहीं फेंक दी और जोर से डांटने लगी। डॉक्टर ने चीनी कम डालकर पीने को कहा है चाय, ये नहीं कि बिल्कुल ही चीनी नहीं डालो। बिल्कुल फीकी बनाया है चाय तुमने, जाओ दूसरा बना कर लाओ। तभी रश्मि के ससुर ने कहा, बहू तो ठीक ही कह रही है भाग्यवान, डॉक्टर ने तुम्हें बिल्कुल ही चीनी नहीं खाने और पीने को कहा है, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी। तुम यह भी नहीं देख रही हो कि बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है। बहू को अब आराम की जरूरत है। रश्मि की सास अपने हस्बैंड पर उल्टा बरस पड़ी। सही कह रहे हो, बहू को अब आराम की जरूरत है, लेकिन यह बात तुम्हें तब ख्याल क्यों नहीं आया जब मैं प्रेग्नेंट थी? याद है तुम्हारी माँ मुझसे कितना काम कराया करती थी? तब तो तुम कुछ नहीं बोलते थे। उस समय क्या तुम्हारे मुंह में सांप सूंघ गया था? रश्मि के ससुराल में उसके सासू माँ के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। रश्मि के ससुर ने भी कहा, माफ करो भाग्यवान, गलती हो गई जो मैंने तुमसे यह बात कह दी। रश्मि अपनी सास के लिए चाय बना ही रही थी, तभी उसका पति विनोद ने उसे दोबारा आवाज लगाई, रश्मि रश्मि, तुमने यह कैसे शर्ट धोया है? देखो तो अभी भी कॉलर कितना गंदा है। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो तुम। रश्मि ने कहा, कोई बात नहीं, आप दूसरा शर्ट पहनकर ऑफिस चले जाइए, मैं इसे दोबारा धो दूंगी। विनोद जैसे ही अपना बैग उठाकर ऑफिस जाने लगा, विनोद की माँ ने कहा, बेटा लंच बाद डॉक्टर के पास आ जाना, बहू का आज अपॉइंटमेंट है। विनोद ने कहा, ठीक है माँ, आ जाऊंगा। दोपहर होते ही रश्मि अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास पहुंच गई। उधर से रश्मि का पति विनोद भी पहुंच चुका था। 2-3 दिन पहले ही रश्मि का अल्ट्रासाउंड भी हुआ था और उसका रिपोर्ट भी आज आ गया था। उसको देखकर डॉक्टर ने रश्मि से के पति से बोला, आपका बच्चा बिल्कुल ही स्वस्थ है। रश्मि की सास और रश्मि के पति डॉक्टर से बोले, डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रश्मि के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? डॉक्टर ने कहा, सॉरी मिस्टर, कानून के अनुसार बच्चे का लिंग बताना बिल्कुल ही अपराध है, इसलिए यह मैं आपको नहीं बता सकती। विनोद बोला, डॉक्टर मैं उस बच्चे का होने वाला बाप हूँ, इतना तो मुझे जानने का हक होना ही चाहिए कि मेरी पत्नी के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। विनोद वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और रश्मि की सास रश्मि को लेकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में मंदिर पड़ता था। रश्मि की सास ने रश्मि को पहले वहां पर ले गई और रश्मि से कहा, भगवान से बेटा ही मांगना, पहली बार माँ बन रही हो, घर में पहले बेटा ही आना चाहिए। शाम को विनोद घर आया और घर आते ही खाने के टेबल पर यही डिस्कस हो रहा था कि बताओ कैसा डॉक्टर है और पता नहीं यह नियम कब बना। आखिर हमें इतना तो जानने का हक होना चाहिए कि हमारा बच्चा लड़का है या लड़की। तभी रश्मि बोली, विनोद इससे क्या फर्क पड़ता है कि बेटा है या बेटी, है तो हमारा ही अंश और पहली बार में कुछ भी हो सकता है। तभी रश्मि की सास बोली, बहू तुम तो चुप ही रहो, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बेटी होगी तो क्या दहेज तुम दोगी? तुम्हारे बाप ने कुछ दिया नहीं। तभी रश्मि के ससुर बोले, बहुत सही कह रही हो, पहला बच्चा है, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, बहू सही तो कह रही है। रश्मि की सास अपने पति को कहा, चुप ही रहो जी, जब भी बोलोगे बहू की साइड ही बोलोगे। कमाना धमाना तो तुम्हें कुछ नहीं है, बेटी हो जाएगी तो क्या दहेज तुम दोगे? बेटी होगी तो एक तो मेरा बेटा है जो पूरे घर का खर्चा कैसे करके चलाता है यही जानता है। विनोद बोला, हाँ माँ ठीक कह रही हो, हम किसी और डॉक्टर से दिखाना चाहिए, पहली बार में तो बेटा ही होना चाहिए। विनोद शहर के कई सारे डॉक्टरों के पास रश्मि को ले गया लिंग जांच कराने के लिए, लेकिन सभी डॉक्टर ने लिंग बताने से मना कर दिया। सबने यही कहा कि यह कानूनन जुर्म है, अगर हम लिंग बताते हैं और पकड़े जाते हैं तो हमारा डॉक्टरी लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए यह हम नहीं बता सकते। फिर क्या था, रश्मि की सास अब रश्मि को पंडित और साधुओं के पास ले जाने लगी। रश्मि की सास यही चाहती थी कि उसकी बहू को लड़की नहीं लड़का पैदा हो। रश्मि के बगल वाले फ्लैट में ही एक सीमा नाम की महिला रहती थी। वह उम्र में तो रश्मि से 10 साल बड़ी थी,
लेकिन रश्मि की और सीमा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। शाम को दोनों साथ ही पार्क में जाते थे। रश्मि अपनी सारी प्रॉब्लम सीमा को बताती थी। सीमा कहती थी, पता नहीं तुम्हारे सास और पति कैसे हैं, पहला बच्चा है, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो एक ही बेटी है, फिर भी मेरे पति ने और मैंने मिलकर फैसला किया है कि अब दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। रश्मि बोली, दीदी आपके और आपके हस्बैंड की सोच वाले अगर सब हो जाए तो फिर क्या बात थी। रश्मि के प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो गए थे। घर वाली के साथ रश्मि को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रश्मि को कि लड़का ही पैदा होगा। बाहर आकर नर्स ने जैसे ही यह खबर सुनाई कि रश्मि को लड़का नहीं लड़की पैदा हुआ है, तो ऐसा लगा कि रश्मि के सास और पति के सीने पर सांप लौट गया हो। उनके चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई थी। खुश थे तो सिर्फ रश्मि के ससुर। वह लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करते थे, लेकिन रश्मि के ससुर का घर में कोई इज्जत नहीं था और ना ही कोई वैल्यू। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आई और बोली कि आप लोग अभी घर जा सकते हैं, क्योंकि रश्मि को अभी पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा। कल सुबह ही हम रश्मि को डिस्चार्ज कर सकते हैं। रश्मि के परिवार वाले अपने घर चले गए। सुबह हुआ, कोई भी घर से लौटकर वापस हॉस्पिटल नहीं आया। रश्मि ने भी कई बार नर्स से पूछा कि मेरे घर वाले अभी तक आए क्या। नर्स ने बोला, नहीं मैडम, अभी तक तो आपके घर से कोई नहीं आया। रश्मि ने अपने पति के पास फ़ोन भी लगाया, उसके पति ने फ़ोन नहीं उठाया। रश्मि के ससुर बोले, भाग्यवान 12 बज गया है, अब कब चलोगी बहू को लाने। रश्मि की सास बोली, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है बहू की, जाकर लाओ, हमें ऐसे बहू को घर नहीं लाना जो लड़की पैदा करती हो। एक ही शर्त पर मैं घर बहू को लेकर आऊंगी, अगर वह लड़की कहीं पर भी बाहर छोड़ दे। आखिर में कोई भी जब नहीं रश्मि को ले जाने के लिए गया, तो रश्मि के ससुर अकेले ही हॉस्पिटल गए और अपनी बहू को डिस्चार्ज कराकर ले आए। रश्मि अपने घर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन अपने घर में रश्मि अकेली हो चुकी थी। ससुर को भी बेटे और सास ने बहुत समझाया, लेकर आए हो रश्मि को तो उसका खर्चा भी तुम ही चलाना। रश्मि के ससुर जिंदगी में पहली बार अपने पति को डांटा और बोले, रश्मि हमारे घर की इज्जत है और मैं अपने घर की इज्जत को यूं ही हॉस्पिटल में नीलाम नहीं कर सकता था। जो भी हो, रश्मि भी यहीं रहेगी और उसकी बेटी भी। रश्मि को बेटी हुई है। जब यह खबर रश्मि के माँ बाप को लगा, तो वह लोग भी अपनी बेटी से मिलने ससुराल आए। रश्मि के माँ बाप सभी बैठक खाने में बैठे हुए थे। तभी रश्मि की सास ने कहा, बहू चाय पानी का इंतजाम करो, समधी और समधन जी आए हैं। रश्मि अपने मम्मी पापा के लिए जैसे ही पानी लेकर आ रही थी, उसकी बेटी रोने लगी। वह पानी वहीं रखकर अपनी बेटी के पास जाने लगी। तभी रश्मि की सास ने कहा, बहू तुम्हारी बेटी 1 मिनट में दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा कितनी दूर से आए हैं, पहले इनका ध्यान रखो, पहले इनकी खातिरदारी करो। रश्मि के मम्मी पापा को रश्मि की सास की यह बात बहुत ही बुरी लगी। उनकी बेटी के साथ कैसे बर्ताव कर सकती है उसकी सास। रश्मि की माँ मन ही मन सोच रही थी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके जहाँ पर लड़कियों की कद्र नहीं होती। रश्मि की सास अपनी पोती को देखना नहीं चाहती थी। एक दिन रश्मि पास के ही मंदिर में पूजा करने गई थी। बेटी भूख से रो रही थी, तो रश्मि की सास ने दूध पिलाने के बजाय बच्ची को बोतल में साबुन घोलकर पिला दिया, ताकि वह मर जाए और दोबारा से रश्मि माँ बने और इस बार शायद रश्मि को बेटा पैदा हो। रश्मि जब मंदिर से वापस आई तो देखी कि बेटी के मुंह में बहुत सारा झाग निकल रहा है और वह न बोल रही है न हाथ पैर चला रही है, बिल्कुल शांत हो गई थी। रश्मि बिल्कुल ही डर गई। वह जल्दी से अपनी बेटी को लेकर बाहर निकली। तभी उसकी दोस्त सीमा सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। सीमा ने पूछा, रश्मि क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो। रश्मि ने बताया, दीदी पता नहीं इसके मुंह से इतना सारा झाग निकला है और ना यह बोल रही है ना ही कुछ हरकत कर रही है, डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। सीमा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। रश्मि बोली, वो लोग तो मुझे और मेरी बेटी को देखना तक नहीं चाहते, हॉस्पिटल क्या लेकर जाएंगे। सीमा बोली, रुको मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जल्दी से सीमा नीचे आई और एक ऑटो वाले को बुलाया और रश्मि को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने बच्ची को देखा और बोले, अरे यह क्या हुआ है, इसको साबुन का घोल किसने पिला दिया। थोड़ी सी देर हो जाती हॉस्पिटल आने में तो बच्चे को बचाया नहीं जा सकता था, सांस फूलने से इसकी मौत हो जाती। रश्मि समझ गई थी कि उसकी बेटी को उसके सास ने साबुन का घोल पिलाया है। सीमा बोली,
हद होती है नफरत की ही। कोई इतना नफरत कैसे कर सकता है अपनी बहू और पोती से? पता नहीं कैसी तुम्हारी सास है। रश्मि, मैं तो कहती हूँ कि चलो अभी पुलिस थाने, तुम्हारी सास के खिलाफ एफआईआर करते हैं। कभी ना कभी यह बात तुम्हारे माता पिता को भी पता चलेगा। बेहतर यही है कि तुम अपने माता पिता को बताओ कि उन्हें किसी और से पता चले। रश्मि, अगर उन्हें किसी और से यह बात पता चली तो तुमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है तो उनको कितना बुरा लगेगा। और फिर तुम और तुम्हारी बच्ची इस घर में सुरक्षित नहीं है, यह भी तो देखो। रश्मि बोली, मैं जानती हूँ सीमा जी, लेकिन मैं इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँगी? तो बाद में, पहले तुम अपने पति का घर छोड़ो। अपने लिए ना सही, इस बच्ची के जीवन के लिए तुम्हें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो जो आज तुम्हारे साथ में यह हरकत किया है, यह हरकत दोबारा भी कर सकते हैं। तुम्हें अपनी बच्ची प्यारी है कि नहीं? रश्मि बोली, सीमा जी, मेरी बेटी ही तो मेरा जीने का सहारा है। सीमा जी ने बोला, तो फिर तुम्हें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। तुम अपनी बेटी को उस बीमार मानसिकता वाले घर में कैसे छोड़ सकती हो? देखो रश्मि, आज के समाज में एक औरत को पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके पीछे दूसरी औरतें खड़ी होती हैं। या कहो तो मैं तुम्हारे साथ तभी दे सकती हूँ जब तुम आगे खुद जाओ। खुले आसमान में सांस लेने के पहले किसी को भी अपनी बच्ची के पर काटने मत देना। और ये तुम तभी कर पाओगी जब खुद स्वाभिमानी बनोगी। तुम अपनी बच्ची की परवरिश तभी कर पाओगी जब तुम यहाँ से अलग रहोगी। औरतों को ही दिखाना होगा कि हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम हैं। समाज की रूढ़िवादी सोच जो सबसे पहले हमारे राह में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं, उसे ठोकर मारकर हटाना होगा। समझी तुम रश्मि? रश्मि, तुम्हारे में क्षमता है। तुम अपनी साधारण सी लड़की को असाधारण बना सकती हो। ऊपर वाले ने स्त्री और पुरुष को बराबर बनाया है, लेकिन सच कहें तो स्त्री पुरुष से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि स्त्री ही एक जीवन को जन्म देती है, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की। फिर इतना यह काम पुरुष नहीं कर सकता। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। रश्मि, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रश्मि सीमा जी के साथ अपने घर वापस आती है। घर आते ही रश्मि ने अपना सामान पैक किया और बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस घर में। अब आप सब लोग इंसानियत के नाम पे राक्षस हो चले हैं। मेरी बेटी को मारने के लिए अगर टाइम पर मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँचती तो आज मैं अपनी बेटी को खो चुकी होती। तभी रश्मि के पति ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? अभी निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे और तेरी बच्ची दोनों को मार डालूंगा। मम्मी, पहले यह तो देखो, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? पहले तो कुछ भी नहीं बोलती थी, अब देखो इसकी बातें, कितनी जबान लंबी हो गई है। रश्मि की सास ने कहा, जब से यह पड़ोसन सीमा से इसकी दोस्ती हुई है, यह कुछ ज़्यादा ही फटर फटर करने लगी है। वो सीमा ही इसके कान भरती रहती है। वह एक एनजीओ चलाती है ना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाती है। मैं तो कहती हूँ वह स्वावलंबी नहीं बल्कि परिवार को तोड़ती है। बहू को भी कैसे भड़का दी है, बेशर्म औरत। हाँ, सही कह रहे हो, जब औरतें सच बोलती हैं तो वह बेशर्म कहलाती हैं। रश्मि बोली, हम औरतों को हंसकर सब सहना चाहिए और उफ तक नहीं करना चाहिए। तभी रश्मि के हस्बैंड ने रश्मि पर हाथ उठाना चाहा। रश्मि ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और बोली, विनोद, यह गलती करना भी नहीं। अब नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूंगी और पुलिस को भी फोन करूंगी। 1 मिनट के अंदर सब चले आएंगे। आप जैसे लोग कभी यह सोचा कि अगर सब आप जैसे ही हो जाते तो आपके बेटों को बहुएं कहाँ से मिलती? माँ जी, आप तो एक औरत हैं, फिर भी आप भूल गई कि एक औरत होने का दर्द। शर्म आती है मुझे आपकी जैसी सोच पर। मुझे बहुत पहले ही आपका घर छोड़ देना चाहिए था। जिस घर में लड़कियों का इज्जत नहीं, उस घर में रहने से क्या फ़ायदा। बस अब और नहीं, अब बात मेरी और मेरी बेटी की अस्तित्व का है। अपने घर में मैं अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। और देखना, मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दूंगी जो अपने बेटे को दिया है। मैं अपनी बेटी को इस कैद खाने से आज़ाद करती हूँ। मैं अपनी बेटी को इतना लायक बनाऊंगी कि दुनिया बेटा नहीं बल्कि चाहेगी कि उसे भी एक बेटी हो। रश्मि के पति विनोद ने कहा, जो तू यह तेवर दिखा रही है ना, जब 2 दिन तू और तेरी बच्ची बाहर ठंड में भूख से तड़पेंगे, देख लेना, लौटकर एक दिन यहीं पर आओगे। तुम्हें और तुम्हारी बेटी के पास कोई जगह नहीं है जाने को। तभी सीमा जी वहाँ पर आ गई और उन्होंने बोला, गलत सोच रहे हो विनोद,
मैं दिलाऊंगी रश्मि को अपने ही एनजीओ में नौकरी। अब इस कैद खाने की चाकरी बहुत कर ली रश्मि ने, अब वह 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी। तो आप लोग अभी शुक्र मनाइए कि अभी तक मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, नहीं तो 1 मिनट पर आप सब अंदर हो जाएंगे। आप लोगों ने जो भी रश्मि के साथ किया, मन तो करता है कि आप सबको जेल भिजवा दूं। रश्मि ने अपना बैग उठाया और सीमा से कहा, दीदी चलो, और अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी विनोद। सीमा का उसी शहर में एक घर था जो कि अभी भी खाली था, किराए पर देने की वह सोच ही रही थी। सीमा ने रश्मि को वहीं पर रखवा दिया और अपने एनजीओ में ही अकाउंटेंट की नौकरी भी दिलवा दी। रश्मि ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। 20 साल बाद रश्मि की बेटी आज एलएलबी के कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता है। आज उसको गोल्ड मेडल की डिग्री राज्य के राज्यपाल देने वाले हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टेज पर चढ़कर घोषणा की कि हमारे कॉलेज की छात्रा मनीषा को 99.5% लाने की खुशी में राज्यपाल गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। आज तक का यह हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड भी रहा है कि कोई भी छात्र अभी तक एलएलबी में 99.5% नंबर नहीं ला पाया है। प्रिंसिपल ने स्टेज पर घोषणा की कि मनीषा वर्मा को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मनीषा स्टेज पर गई और राज्यपाल ने मनीषा को गले में गोल्ड मेडल पहनाया और एक बड़ा सा कप भी प्रदान किया। मनीषा ने माइक हाथ में लिया और उसने कहना शुरू किया, माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो उन 2 महिलाओं की वजह से जो मेरी जिंदगी में है। एक मेरी माँ रश्मि वर्मा और दूसरी मेरी मौसी सीमा साहनी। आज मेरे इस मुकाम पर पहुँचने के लिए जी तोड़ इन्होंने मेहनत किया है। मुझे हर वह सुविधा दिया जो मेरे लिए जरूरी है। धन्यवाद मम्मी और मौसी, जो आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार स्कूल गई थी। एक छोटी सी सहमी हुई बच्ची अपनी माँ और मौसी की उंगलियों से सिमट गई थी। वह इन उंगलियों को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सामने मेरा उज्जवल भविष्य था और पीछे आप दोनों का प्यार। मेरी प्यारी माँ और मौसी, उस समय भी आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आज भी करते आ रहे हो। उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी भी किसी भी परेशानी का कारण ही नहीं पता चला कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं बहुत ही अच्छे हाथों में सुरक्षित हूँ। मैं अब तक की कमाई हुई अपनी सारी उपलब्धि को आप दोनों को समर्पित करती हूँ। आई लव यू मम्मी और आई लव यू मौसी। प्लीज़ मम्मी और मौसी, आप दोनों स्टेज पर आइए और मैं यह मेडल आप दोनों को समर्पित करना चाहती हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उधर रश्मि के पति ने दोबारा शादी कर लिया था, लेकिन दूसरी पत्नी भी विनोद की हरकतों की वजह से विनोद को छोड़ दी। आज विनोद अकेला हो गया था। अगले दिन न्यूज़पेपर में जब उसने अपनी बेटी की तस्वीर देखा और पूरे कॉलेज में टॉपर रही, आज उसे अपने आप से अफसोस हो रहा था। काश मैं रश्मि और अपनी बेटी को जाने से रोक लेता। वह सोच रहा था कि जाकर अपनी बेटी और रश्मि को से माफ़ी मांगे, लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं हो पाया था। लेकिन उसके अंदर एक हिम्मत जरूर आया। उस दिन से उसने फैसला किया कि वह एक ऐसा स्कूल खोलेगा जहाँ पर अगर इस तरह की कोई बच्ची अनाथ हो या किसी ने उसे छोड़ दिया हो, उसको वह अपने स्कूल में मुफ्त में पढ़ाएगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा, क्योंकि यही उसके पापों का प्रायश्चित होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।